जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो और एग्ज़ाम के लिए ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस क्लास में हम आपके लिए गाइस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आपके गाइस ये इम्पोर्टेंट तो हैं ही, बल्कि गाइस आपके इसमें 80 से 85 क्वेश्चन लगभग हैं। यानी लगभग मैं इसमें 85 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें गाइस कि इसकी PDF जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पे मिल जाएगी। साथ में गाइस डाउट ग्रुप भी है, वहाँ से आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख नेता कौन थे। देखिए 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता जो हैं ये इसमें कौन थे। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, नाना साहिब। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था। संपूर्ण देश में क्रांति की शुरुआत के लिए किस तारीख का चुनाव किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 31 मई 1857। 31 मई 1857 समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 मई 1857 को इसका चुनाव किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं है। अब देखिए गाइस इसमें क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कहा जाए तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि नहीं इसमें पूछा गया है। देखिए कानपुर, बरेली, झांसी था लेकिन सतारा नहीं है। अब आप सोच रहे हैं कि सतारा, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई सतारा नहीं था, क्योंकि आप इस बात को जानते ही हैं कि सतारा जो है ये जो डलहौजी की हड़प नहीं थे उसके अंतर्गत भले ही आया था, लेकिन ये प्रमुख केंद्र में सम्मिलित नहीं है। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या था। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो गाइस 1857 की रिवॉल्यूशन है यानी 1857 की जो क्रांति है ये आपकी 31 मई से शुरू हुई। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं गाइस कि इस क्रांति की जो गाइस शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा ये हुई थी उत्तर प्रदेश के मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। और ये इस क्रांति का नाम क्या है, इस संग्राम का नाम क्या है, यह है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ है। देखिए मैं इस एक बात से आपको और बता दूंगा इसकी इसके पहले आपकी हिंदी की क्लास हो चुकी होती है जो कि शाम को 7 बजे होती है। तो शाम 7 बजे डेली हिंदी की क्लास को जरूर देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान है इसमें वो है गाइस कठियावाड़, टंकारा। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अगला कि प्रार्थना समाज के संस्थापक इसमें कौन थे। देखिए गाइस ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, महात्मा ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद या फिर कबीरदास। मैं थोड़ा ब्रश इसमें चेंज कर लेता हूँ ताकि गाइस आपको स्पष्ट दिखे। चलिए मैंने ब्रश को यहाँ पे चेंज कर लिया है गाइस ताकि मैं इसे ऊपर नीचे कर सकूं। देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक इसमें कौन थे ये पूछा गया है आपसे। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है कहाँ खोला गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे खोला गया। राइट आंसर हो जाएगा अड्यार में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है गाइस ये 1828 यानी 1828 में किसके द्वारा की गई, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राइट हो जाएगा राजा राम मोहन राय। दूसरी बात आप याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। देखिए गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये कब की गई।
जैसा आप जानते हैं गाइस कि बंगाल का विभाजन जो है ये करजन के समय में हुआ था, और ये गाइस घोषणा जो है कब की गई, यानी कि बंगाल का विभाजन जो है ये कब हुआ। अब मेरे प्यारे भाई दूसरी बात आप याद रखेंगे, आप इस तो को जानते ही हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, है ना। बंगाल विभाजन जो है गाइस 1905 में हुआ, 1911 में बंगाल विभाजन जो है रद्द कर दिया गया। अब 1905 में हुआ, लेकिन किस महीने में हुआ अगर ये पूछा जाता है तो आप गाइस आप फंस जाएंगे। तो याद रखिएगा वो हो जाएगा जुलाई 1905। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये किसने की, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो गाइस स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। एंड गाइस सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को सेलेक्ट ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो भी गाइस 1885 यानी 1885 में किसके द्वारा की गई, अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ए वो ह्यूम के द्वारा। राइट हो जाएगा ए वो ह्यूम। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए वो अगर ह्यूम। आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ई बुक स्पेशल लॉन्च कर दी गई है। इस ई बुक में सबसे ख़ास बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि 100% आपकी वर्दी पक्की है कब पढ़ने के बाद। और इसमें मैं आपको बता दूं मैथ रीजनिंग जो कि हमारे द्वारा पूजा मैम के द्वारा हिंदी ग्रामर और विपिन सर के द्वारा जीके स्पेशल कवर किया गया है, जो कि जो सिलेबस में आपके दिया गया है यूपी पुलिस के सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और न्यूमेरिकल मानसिक योग्यता से सभी को एक एक करके कवर किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस ई बुक को अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप इस ई बुक को आप ज़रूर बाई कर लीजिए। इस पर अभी मैं 60% का आपको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। टाइम बहुत कम बचा है, जिससे आपके सिलेक्शन में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। देख सकते हैं आप, इसी तरह मैथ रीजनिंग जीके सभी को कवर किया गया है। अगर आप इस ई बुक को आप बाई करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है 8948667652 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि ई बुक आपको कैसे प्राप्त होगी। मात्र 39 रुपये में इस ई बुक की कीमत है, तो अभी आप जस्ट इसे परचेज कर लीजिए। अगला है कि कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है ये कब रखा गया। कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है ये कब रखा गया। 11 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे 1906, दिसंबर 1906 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है ये दिसंबर 1906 में रखा गया। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है ये कब हुई। अब आप इस बात से अवगत हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये गाइस घटित कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका पंजाब के अमृतसर में ये घटना आपकी घटित हुई थी, ठीक है। और इसमें गाइस गोली चलाने का आदेश जो है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चलाने का आदेश है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। किसके द्वारा मित्र, जनरल डायर के द्वारा। और इसी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर की जो हत्या है ये किसने की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सरदार ऊधम सिंह ने इनकी हत्या कर दी थी। ये घटित कब हुआ अगर आपसे ये पूछा जाता है तो हजारों लोग इसमें मारे गए थे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटित हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज एक बाग में सभा बुलाई गई थी, बैठक हो रही थी, और उसमें गाइज चारों तरफ से आने जाने के रास्ते को बंद करके डॉयर ने गोलियां चलवा के जितने भी उसमें मौजूद थे सभी को भून दिया था, है ना। अगला है कि खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की अवधि क्या है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए इसमें पहले आपको बताना है खिलाफत आंदोलन, फिर आपको बताना है असहयोग आंदोलन। समझिएगा खिलाफत आंदोलन की जो अवधि है ये है गाइस 1919, और 1922 जो है ये हो जाएगी असहयोग आंदोलन की अवधि। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई, और गाइस उसके 3 वर्ष बाद यानी 1922
1922 में गाइस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो राइट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला कि काकोरी कांड की घटना जो है ये कब हुई थी, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, देखिए और समझिए। काकोरी कांड की घटना जो है गाइस ये कब हुई थी आपसे पूछा गया है। राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना जो है घटित हुई। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है कि नेहरू रिपोर्ट जो है ये कब प्रस्तुत की गई, यानी कि नेहरू रिपोर्ट की जो गाइस जो प्रस्तुति है ये कब की गई, ये पूछा गया है आपसे। ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट की जो प्रस्तुति है गाइस ये कब की गई आपकी 1928 यानी कि 1928 में। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन 1928 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब की गई। मैंने अभी अभी आपको बताया है, अगर आपने हमारी बातों को ध्यान से देखा होगा, हमारी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप इजीली तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं। बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि पूना पैक्ट जो है कब पारित किया गया। देखिए क्वेश्चन जो है गाइज ये एग्जाम की दृष्टि से तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं गाइज कि ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रख रहा है। तो बताएंगे पूना पैक्ट जो है कब पारित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सितंबर 1932 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर महीने 1932 में पूना पैक्ट जो है ये पारित किया गया था। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब से कब तक चला, बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए समझिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 1930-31 तक चला। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गाइस ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 1930 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो गाइस ये गोलमेज सम्मेलन है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो सन वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि कौन सी घटना कब घटित हुई, यानी जो आपके गाइस ईयर्स वाले क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर देख लिया करें। और गाइस एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी इस क्वेश्चन की ज़्यादा होती है ना। तो ये बहुत एग्जाम में आते हैं। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है गाइस ये कब से कब तक चला, ये सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। और प्रथम आपको पहले ही पता चला गाइस 1930-31। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ये कब पारित किया गया। अब देखिए गाइस, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आपसे पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए गाइस 9 अगस्त 1942 को गाइस इसकी शुरुआत तो की गई, बट प्रस्ताव कब पारित किया गया ये पूछा जा रहा है आपसे। वो होगा 14 जुलाई 1942। तो 14 जुलाई 1942 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी क्या थे, उग्र या गर्म दल के नेता, उदार या नरम दल के नेता, या फिर ए और बी दोनों, या फिर निम्न में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी जो थे गाइस वो इसमें उग्र या गर्म दल के भी नेता थे और उदार या फिर नरम दल के भी नेता थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, अ व बा दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये हुआ था। देखिए अभी मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ। मित्र अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि डेली इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। समझिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये कब हुआ गाइज आपका 1919 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया।
समझिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ये आपका पारित कब किया गया? 18 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पारित कब हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? 18 जुलाई 1947। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो है ये कब गठित हुई? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार जो है कब बनी? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे 2 सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है ये 2 सितंबर 1946 को हुआ। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था? समझिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को, जिन्हें भारत का वयोद्ध पुरुष भी कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी को 1906 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल जो है ये क्या है? एक यौगिक है, मिश्रण है। तो राइट हो जाएगा आपका यौगिक। बहुत इजी क्वेश्चन है तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जलवायु का तत्व, ये भी गाइस आपका इसमें जलवायु का तत्व कहा जा रहा है ना, तो ये उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जलवायु में मेघ और वायु वेग तापमान सब कुछ आएंगे। अगला कि मौसम के तत्व गाइस जो है कैसे हैं? ये हो जाएगा वर्षा की संभावना और वायु भार दोनों। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं तो इस पर टाइम वेस्ट करना कोई उचित काम नहीं है। अगला है कि जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव रहती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका राइट क्या होगा। जलवायु जो है एक विशेष स्थान पर सदैव कैसी रहती है? एक समान बदलती है, या ए या बी दोनों, या उपरोक्त सभी? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए, तब तक पानी पी लें। कहाँ चला गया? चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताइए, जलवायु एक स्थान विशेष पर सदैव कैसी रहती है? मेरे प्यारे भाई, जब एक स्थान विशेष है तो समान ही रहेगी ना। जब गाइस स्थान विशेष नहीं होगा, यानी जब स्थान बदलेगा तो बदलती भी रहती है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा यहाँ पे एक समान। अगला है आपके सामने, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए आप जानते हैं कि भारत जो है गाइस ये विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अब हो चुका है ये आपका 7वें स्थान पर। पहले भी 7वें ही था, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है गाइस ये अब दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर लिया है ना, मेहनत करके इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर लिए हैं कि अब नंबर 1 पे पहुंच गया, मतलब हिंदुस्तान ही आगे होते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत है ये नंबर 1 पे हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, तब मेरे प्यारे भाई आप 1 नहीं बताएंगे, तब आप 2 ही बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जब पूछ लिया जाएगा गाइस कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, तब नवीनतम कह दिया जाएगा, तब आप 1 बताएंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है यह है भारत का क्षेत्रफल। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला कि माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, कुमायूं हिमालय में, या असम हिमालय में? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चंस का, वो हो जाएगा नेपाल हिमालय में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल हिमालय में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया है, अगर आपने हमारी बातों को ध्यान दिया होगा तो ईजिली तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी से बताइए पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र, अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि देखो मेहनत जी जान शिद्दत हम सब कुछ आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये इतना आपका फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को शेयर एंड लाइक तो कर ही सकते हैं। देखो गाइस, शेयर करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे और ना लाइक करने में आपके पैसे लगेंगे, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है भैया, ये इतना आपका फ़र्ज़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए भारत में हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसमें वो है केटू गाड़वीन आस्टिन। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में हिमालय का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये है आपका केटू गाड़वीन आस्टिन। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर विश्व में गाइस सबसे ऊंचा कहा जाए तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है ये कहाँ है? 35 नंबर क्वेश्चन है।
समझिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है ये गाइस कहाँ पे है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लैगून झील जो है ये कहाँ स्थित है? पूर्वी तटीय मैदान में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, लैगून झील जो है कहाँ है? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 2,36,286 वर्ग किलोमीटर। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं कि 2,41,900 कुछ है, ध्यान नहीं, ये लगभग 2,41,900 कुछ गाइस कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे 41 के लगभग लगभग में ऑप्शन जो है ये 236 ही है, तो सही होगा सी ऑप्शन। ठीक है। अगला, वैसे गाइस अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो ये 2,41 कुछ है ना, कंफर्म याद नहीं है। उत्तर प्रदेश एक प्राकृतिक भाग है, मतलब उत्तर प्रदेश जो है गाइस ये कितने प्राकृतिक भागों में बटा है? 4, 3, 2 या फिर 1, बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग इसमें है वो है गाइस ऑप्शन सी 3। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैदानी भाग को कितने उपभागों में बांटा गया है? मैदानी भागों को कितने उपभागों में बांटा गया है? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3 भागों में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किन 2 भागों में, उत्तर प्रदेश के किन 2 भागों में बांटा गया, यानी उत्तर प्रदेश को किन 2 भागों में बांटा गया? बुंदेलखंड या बघेलखंड? अब देखिए गाइस जब ये क्वेश्चन ही वैसे पूछ लिया गया कि किन 2 भागों में, तो ये होगा बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त दोनों, सी ऑप्शन राइट होगा। कुंभ का मेला जो है कहाँ लगता है? देखिए ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि कुंभ का मेला जो है ये भारत में 4 स्थानों पे लगता है। कहाँ कहाँ? तो ये आपका लगता है, पहला गाइस याद रखिएगा हरिद्वार में, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और साथ में प्रयागराज। तो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश में खनिज नीति जो है ये कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश में खनिज नीति की घोषणा जो है ये कब की गई? 42 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। समझिएगा उत्तर प्रदेश में जो खनिज नीति है इसके गाइस घोषित कब किया गया? ये हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 29 दिसंबर 1998 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र में घोषित किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों को खनिज क्षेत्र के में घोषित किया है? राइट हो जाएगा 10। अगला, संगमरमर जो है कहाँ उपलब्ध है? इलाहाबाद, कानपुर, मिर्ज़ापुर, आगरा। बताइए राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। समझिएगा संगमरमर जो है गाइस जो उपलब्ध होता है मिर्ज़ापुर में, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इसमें कौन सी है? गेहूँ, चावल, गन्ना या इसमें सभी? देखिए समझिएगा उत्तर प्रदेश की इसमें प्रमुख फसल कौन सी है? ये गेहूँ भी है, चावल भी है, गन्ना भी है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर गाइस ये उपरोक्त सभी नहीं दिया जाता तब आप क्या कहते? तब आप कहते गाइस कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है गन्ना, भारत की तो वो है गेहूँ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख रूप से गाइस इसमें कौन सी है? गेहूँ भी है, चावल भी है, गन्ना भी है, तो उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई जो है किसके द्वारा की जाती है? देखिए भैया केवल ये क्वेश्चन जो है ये आपके पढ़ने के मायने से है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई, ये गाइस केवल किताबों में ही है, क्योंकि अब सिंचाई जो है गाइस ये आपके पानी वाले इंजन से होती है ना। तो देखिए भारत में सिंचाई की जो है गाइस ये कुओं के द्वारा भी की जाती है, नलकूप द्वारा, नहर द्वारा, सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे कुआं द्वारा, नलकूप द्वारा, नहर द्वारा सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश में कुल 71.4% भूमि किस माध्यम से सिंचित की जाती है? यानी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के 71.4% भूमि जो है किस माध्यम से सिंचाई की जाती है?
राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, नलकूप के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है ये कब की गई। अब यहाँ से गाइज आपके यूपी स्पेशल क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं करवा भी रहा हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है ये कब हुई, ये पूछा गया है। राइट हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन जो है कहाँ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है। राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुंभ मेला भी प्रयागराज में ही लगता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला कि हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार इसमें कौन सा है। होली, दीपावली, गुड फ्राइडे या होली दीपावली दोनों। बहुत ईजी है। हिंदू के प्रमुख त्यौहार इसमें होली भी है, दीपावली भी है। तो राइट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, होली और दीपावली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखो जी जान शिद्दत मेहनत जो कुछ भी है मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये जो गाइस आप शब्द यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, फ़र्ज़, ये आपका बनता है कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, इतनी जी जान शिद्दत लगा रहा हूँ, तो गाइस ये इतनी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो इसमें होली दीपावली दोनों होगा, ए एंड बी दोनों होगा। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैलाश मेले का आयोजन जो है ये कहाँ होता है। कैलाश मेले का आयोजन जो है कहाँ होता है। ठीक है, समझिएगा, कैलाश मेले का आयोजन जो है गाइस ये हो जाएगा आपका आगरा में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलाश मेले का आयोजन जो है ये आगरा में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण इसमें कौन सा है। धुआं, बम विस्फोट, ऑक्सीजन, वाहित जल। अब देखिए इसमें गाइस जैसे धुआं, बम विस्फोट और ऑक्सीजन, ये सभी जो है गाइस ये मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के कारण। बम विस्फोट जो है ये ध्वनि प्रदूषण में भी सम्मिलित हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से धुआं, बम विस्फोट, ऑक्सीजन, ये सब वायु प्रदूषण के हैं। वाहित जल जो है गाइस ये आपका जल प्रदूषण का कारण है ना, ये जल प्रदूषण का रीजन है। तो राइट हो जाएगा वाहित जल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। DDT क्या है, DDT का पूरा नाम आपको बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कीटनाशक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि जल प्रदूषण का कारण क्या है। कूड़े का जलना, सॉरी वायु प्रदूषण का कारण क्या है। कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं या सभी। देखिए वायु प्रदूषण का इसमें कारण जो है गाइस ये हो जाएगा आपका कूड़े का जलना भी, आग भी, मोटर वाहनों का धुआं भी, यानी डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखो गाइस कूड़े का जलना जो है, आग का जलना और आग का लगना या मोटर वाहनों से धुआं निकलना, ये सब जो है वायु प्रदूषण के कारण है। देखो मैं एक बात आपको बता दूं गाइस कि अब एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे गाइस आपका रीजनिंग का हो चाहे वो जीएस का हो, ये वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लेवल के होते हैं। कहने का मतलब है जो आप दिनचर्या में यूज़ करते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस आप ध्यान रखिएगा, इसी लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ना है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ही पढ़ना है, ताकि गाइस एग्जाम में जो क्वेश्चन है आप उसका ऑपरेशन आसानी से कर पाएँ, है ना। देखिए वायु प्रदूषण का कार्य इसमें राइट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी क्या है। बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी इसमें क्या है। 55 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण के लिए इसमें मुख्य रूप से गाइस उत्तरदायी है वो है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला कि प्रदूषित पानी में उपस्थित भौतिक प्रदूषक कौन सा होता है। बताएंगे 56 नंबर क्वेश्चन। भौतिक प्रदूषक इसमें हो जाएगा आपका, हो जाएगा मिट्टी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला प्रदूषित जल में संपूर्ण ठोस पदार्थ जो है कितना संभव है। मेरे प्यारे भाई ध्यान रखिएगा कि प्रदूषण जल में संपूर्ण ठोस पदार्थ जो है संभव कितना है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस 500 से 1000 ppm तक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी है। अब कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता का मतलब है गाइस कि सुनने की क्षमता की तीव्रता कितनी होनी चाहिए।
बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता पूछा गया है। अब दूसरी बात आप याद रखेंगे गाइस कि इसमें जो ध्वनि की तीव्रता है इसे हम डेसिबल में मापते हैं। और मेरे प्यारे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो ध्वनि की सामान्य तीव्रता है ये कितनी होती है। चलिए बताइए, 40 से 50 या 60 से 70 या 80 से 90 या फिर इसमें सबसे अधिक। तो देखिए जानते हैं गाइस कि 80 से 90 डेसिबल है सामान्य रूप से। बाकी गाइस कहा जाए अगर इससे ज़्यादा है तो होता है तो वो शोरगुल में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब की गई। क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाई समझिएगा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना जो है कब की गई, 24 अक्टूबर 1945 को। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गाइस स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये 24 अक्टूबर 1945 को ही मनाया जाता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या इसमें कुल कितनी है। देखिए गाइस इसका राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा 193, लेकिन अब शायद हो गई है 195, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है। राइट हो जाएगा आपका, अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है गाइस ये आपकी होती है यहाँ पे 10, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला है कि अस्थायी सदस्य का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बताइए अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है कितनी है। मेरे प्यारे भाई मेहनत अच्छी लग रही है ना, लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे 15, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है इसकी जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखो अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार। देखिए गाइस जो पॉपुलेशन 2011 हुई थी इसमें जो गाइस हुई मतलब सबसे कम जनसंख्या है किस राज्य की थी, तो ये गाइस सिक्किम की थी। ऑप्शन डी राइट होगा, सिक्किम। तो 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इसमें कौन सा हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, लेकिन फिर से क्वेश्चन आ गया है तो आप इसका आंसर बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है गाइस, और ये भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है ये कितना है, तो ये है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए समझिए 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केरल जो है गाइस ये सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए मेरे प्यारे भाई जनगणना 2011 जो हुई इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है इसमें हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया मेरे प्यारे भाई कि दो गाइस 2011 जनगणना हुई ना, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देखिए सही आंसर जो हो जाएगा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य आपसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पे केरल इसमें दिया गया है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये गाइस अभी मुझे कंफर्म नहीं है बट केरल ही होगा लगभग। अगला है कि नागरिक सुरक्षा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा नागरिक सुरक्षा का मतलब है गाइस कि यहाँ पे नागरिकों को सरकार द्वारा सुरक्षा देना, यही होता है नागरिक सुरक्षा। तो राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है कि सूचना संकेत पीला रंग जो है किस बात का सूचक है। पीला, देखिए लाल जो है गाइस ये खतरे का सूचक है, आप इस बात को समझते ही है, बट पीला रंग जो है गाइस इसका मतलब है कि हमले की संभावना है। अगर गाइस पीला रंग है तो मतलब है कि हमले की संभावना है। तो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला, भारत सरकार की जनहित योजना प्रधानमंत्री जन धन का उद्देश्य क्या है।
जनता को सरकार से जोड़ना, जनता को बैंकों से जोड़ना। देखिए जन धन यानी कि गाइस जन यानी कि जनता, यानी कि जनता को सरकार द्वारा जोड़ना यानी जन को जोड़ना, और धन यानी कि धन को जोड़ना। तो राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे गाइस जनता को बैंकों से जोड़ना, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने गाइस कि शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग हेतु स्वरोजगार योजना को जो है कब आरंभ की गई। स्वरोजगार योजना जो है कब आरंभ की गई, आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1983, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं को विलय किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 6 योजनाओं को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जनहित योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क कितना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का सालाना प्रीमियम शुल्क जो है ये आपका 330 है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला कि गैर सरकारी संगठन की समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिएगा इससे ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि गैर सरकार संगठन के सलाहकारी स्तर की जो श्रेणियां हैं ये कुल कितनी हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस ये क्वेश्चन है आपका, अब इसके बाद मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, 77 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, बाकी मैं बचा क्वेश्चन अगली क्लास में करवा दूंगा।